हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर फेडरलिज्म का फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है। उसको अच्छे से समझने की हमने कोशिश की थी। और इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो ये पढ़ने चल रहे हैं कि भारत में फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है। मीन्स कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस प्रकार से फेडरलिज्म का मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द मेन सेंट्रल और जो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, यानी केंद्र में जो सरकार होती है उसके, और जो उस देश में डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं स्टेट्स के रूप में, रीजन्स के रूप में, प्रोविंसेस के रूप में। जैसे हमारे यहाँ डिवीजन्स स्टेट्स जाने जाते हैं, जो कि इस वक्त 28 हैं वीडियो को बनाए जाने तक। तो उन स्टेट्स में, यानी डिफरेंट स्टेट्स में और सेंट्रल में जो पावर का डिवीजन होता है, वो पूरा डिवीजन स्पेसिफाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। और जहाँ पर पावर डिवीजन होता है एटलीस्ट 2 लेवल्स पे, मतलब कुछ पावर सेंट्रल को होती हैं जो पूरे देश के शासन चलाता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है। और डिफरेंट स्टेट्स में भी जो हेड्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, वो शासन चलाते हैं अपने स्टेट्स का, और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं अपना शासन चलाने के लिए। और हमने 7 फीचर्स भी पढ़े थे कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई कंट्री फेडरल है कि नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर वर्क करता है। मीन्स देयर इज ए डिवीजन एट 2 लेवल्स, और एक थर्ड लेवल भी है जो हमने स्टडी किया था और हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे चैप्टर में आगे। वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के रूप में। और साथ में हमने यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ा था, कहाँ पर किस फीचर से हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि यूनिटरी स्ट्रक्चर है, जैसे श्रीलंका का, जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं मिलती। तो आइए बढ़ते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। क्या भारत में फेडरलिज्म अभी तक सक्सेस है? तो क्या इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रोविजंस किए गए हैं? सिर्फ लॉ से ऐसा हो सकता है? क्या हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स या हमारे यहाँ के लोग जिम्मेदार नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में? तो हम स्टडी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब व्यवस्था, जो भी अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर नेसेसरी, वो तो ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें प्रोविज़न करना पड़ेगा फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। तो ये तो हमारे यहाँ है और हर जगह है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पर प्रोविजंस होते हैं कि वहाँ की सरकार कैसे वर्क करेगी। बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। मीन्स कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म की व्यवस्था कर देने से ही वो कंट्री सक्सेसफुल फेडरेशन नहीं बन सकता। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट है सक्सीडेड इन इंडिया, अगर इंडिया में फेडरल सिस्टम सक्सेस हो पाया है, इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वो इस वजह से नहीं है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था की गई है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की तो मानना ही है सबको। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मतलब कैन बी क्रेडिटेड टू, यानी हम उसे श्रेय दे सकते हैं। हमारे यहाँ अगर फेडरलिज्म सक्सेस है इंडिया में, तो उसका श्रेय हम देते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स के नेचर को, यानी नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ जन जन में ये भावना है, जैसे हम लोकतंत्र की भावना कहते हैं। लोगों को पता है कि सरकार हमसे बनती है, और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव करती हैं। मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टली, तो वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, यानी जो फेडरलिज्म की जो आत्मा है, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको हमारा फेडरल सिस्टम रिस्पेक्ट करता है। मीन्स कि जो फेडरलिज्म हमारे यहाँ वर्क करता है उसके कोर में, उसके सेंटर में है कि ये सीधे एड्रेस करता है इंडिया की डाइवर्सिटी को। मीन्स कि फेडरलिज्म अकोमोडेट करता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और लोगों में ये भावना भर देता है, यानी लोगों में भावना है कि हमें साथ मिलकर रहना है, और बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, ये हमारे इंडिया के कंट्री के शेयर्ड आइडियल्स हैं। मतलब लोगों के मन में ये भावनाएं हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, उसे अकोमोडेट करना है, साथ चलना है, साथ रहना है। ये शेयर्ड आइडियल्स हैं। शेयर्ड का मतलब किसी एक के नहीं है, इसको सभी लोग शेयर करते हैं इस आइडियल को, जो कंट्री को एक करके रखना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, जो इंडिया को यूनाइटेड देखना चाहते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर सक्सेस है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। मीन्स कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ फेडरलिज्म है वो डाइवर्सिटी को एड्रेस करता है। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे राज्य जो बनाए गए हैं लैंग्वेज के आधार पे, मतलब वो राज्य, वो स्टेट्स हमारे यहाँ जो फॉर्म किए गए सिर्फ भाषा के आधार पर। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहला स्टेट जो क्रिएट किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर क्रिएट किया गया था। तो हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको ये एड्रेस करता है।
the creation of linguistic states. The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. भारत के आज़ाद होने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का बनना, ये हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला टेस्ट था, पहली परीक्षा थी। तो इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये परीक्षा क्या थी। The political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019. You will be surprised by the extent of the changes. तो 1947 में जो मैप था और 2019 में जो मैप है, उनके बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये है आपका 1947 का मैप और आप देखिए इसमें राजपूताना है, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, हैदराबाद है, मतलब स्टेट था उस वक्त। लेकिन आज आपको इस तरह के प्रोविंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैड्रास है, अब यहाँ पर आपको तमिलनाडु मिलेगा। ये है आपका मैप, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर। जो नए चेंजेस 2019 में हुए हैं और आपको यहाँ पर नए नेम देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश और इसके भी अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। तेलंगाना बन चुका है, इसमें से कार्व करते हुए, निकालते हुए एक तेलंगाना स्टेट बनाया गया है। तो ये सब लोगों की डिमांड पर होता है और जो डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करते हुए होता है और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फेडरल सिस्टम में देखने को मिलती है। यूनिटी सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो इतने ज़्यादा चेंजेस दोनों मैप में आपने देखे। इसमें लिखा है कैन यू आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ 3 स्टेट्स इन 1947 दैट हैव बीन चेंज्ड। तो देखिए यहाँ पर इस मैप में देखिए यूनाइटेड प्रोविंसेस है, सेंट्रल इंडिया है, इधर मैड्रास है। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखिए यूनाइटेड प्रोविंसेस की जगह उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर मैड्रास की जगह तमिलनाडु है। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, यानी पुराने स्टेट्स गायब हो गए एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और नए स्टेट्स बना दिए गए। एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। 1947 में क्या हुआ? 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो 1947 में जो अंग्रेजों से हमें जो स्थिति में हमें मैप मिला था और इंडिया मिला था, तो वहाँ पर हमने ये चेंजेस करके नए स्टेट्स क्रिएट किए। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और ये किस लिए हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, जैसे तमिल बोलने वाले हैं, कन्नड़ बोलने वाले हैं, उड़िया बोलने वाले हैं, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, मलयालम बोलने वाले हैं तो केरला हो गया। तो इस तरह से ये स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को आप लैंग्वेज पॉलिसी से कन्फ्यूज़ मत करिएगा। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब स्टेट्स व्हिच वर फॉर्म्ड, क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल हु लिव्ड देयर। तो इस तरह से स्टेट्स का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहलाता है। दिस वाज डन टू इंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। अब ये तो हमने पढ़ा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हालांकि एक ही हेडिंग में सब दे दिया गया। ऐसे भी स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं जो लैंग्वेज के आधार पर क्रिएट नहीं किए गए, बल्कि उनकी कल्चर, उनकी एथनिसिटी और उनकी ज्योग्राफी को एड्रेस करते हुए, मतलब ये भी एक डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस और जो डिफरेंट कल्चर और एथनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, पिछले ट्यूटोरियल पार्ट में, कि किस प्रकार से जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वहाँ पे 371 आर्टिकल उनकी इसी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। और इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। अब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये एक साथ क्रिएट किए गए थे, लेकिन लैंग्वेज के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी जो एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। देखिए झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका है, उत्तराखंड एक इसी प्रकार का इलाका है लेकिन पहाड़ी इलाका है। ये है आपका उत्तराखंड। तो पहले उत्तर प्रदेश ये पूरा था, ये पूरा। और इधर आप देखें झारखंड, तो पहले ये पूरा बिहार हुआ करता था। और इधर देखिए आप छत्तीसगढ़, तो पहले ये पूरा मध्य प्रदेश हुआ करता था। तो इस प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये स्टेट्स बनाए गए लोगों की डिमांड पर, लोगों की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, हालांकि जब भाषा के आधार पर डिमांड रेज की गई कि भाई हम सेम भाषा बोलते हैं तो हमारे लिए एक अलग राज्य चाहिए, सम नेशनल लीडर फियर्ड, तो उस समय लोगों के मन में डर था, मतलब जो उस वक्त शासन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। उन्हें लगा कि भाषा के आधार पर अगर अपने राष्ट्र में डिफरेंट स्टेट्स बनाने शुरू किए तो कंट्री टूट सकती है। क्यों? क्योंकि फिर और भी लोग आएंगे आगे और कहेंगे हमारी भाषा के आधार पर हमें भी राष्ट्र अलग राज्य चाहिए, हमें भी अलग राज्य चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया कि भाई लोगों की डिमांड है लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार से कंट्री अलग अलग भाषा में अलग अलग स्टेट्स की डिमांड के आधार पर कंट्री टूट सकता है। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लेकिन जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए तो आज हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, बल्कि कंट्री हमारा और स्ट्रॉन्ग हुआ है और एक हुआ है। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ियर। और जब भी नए स्टेट्स बनते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रांत था और उसमें उत्तराखंड अलग किया गया तो वहाँ का मुख्यमंत्री अलग हो गया, वहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चेंज हो गई। इसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की बात होती है कि यहाँ पे पूर्वांचल बना दिया जाए, पश्चिमांचल बना दिया जाए, यानी कि और टुकड़े उत्तर प्रदेश के किए जाएँ तो एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ी हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ी होता है, लेकिन ये जो डर था कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बनाएँगे तो इस प्रकार से ब भारत बँट जाएगा, टूट जाएगा, वो बात सही नहीं हुई, बल्कि इंडिया और स्ट्रॉन्ग बनकर निकला। लैंग्वेज पॉलिसी, तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं कि लिंग्विस्टिक और ये लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वो स्टेट्स जो लैंग्वेज के आधार पे बनाए गए। लैंग्वेज बेस फॉर्म है, उसी से लिंग्विस्टिक बनता है, यानी भाषा संबंधी। और लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब होता है भारत में किस प्रकार की भाषा की नीति क्या है, मतलब पॉलिसी क्या है लैंग्वेज को लेके। ये स्टेट क्रिएशन की बात नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि भारत की भाषा नीति क्या है, कौन सी लैंग्वेजेज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कौन सी लैंग्वेजेज़ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ के रूप में जानी जाती हैं, और क्या लोगों को अपनी-अपनी लैंग्वेजेज़ यूज़ करने की आज़ादी है कि नहीं, किस लैंग्वेज में पढ़ाई की जाए, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड हैं। भारत का जो कामकाज है, क्या कोई स्टेट लैंग्वेज है, क्या कोई नेशनल लैंग्वेज है, ये सब हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है। सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। तो पहला टेस्ट तो ये हो गया कि भई स्टेट्स की डिमांड थी कि लैंग्वेज के आधार पे क्रिएट किए जाएँ, कि तमिल भाषी लोग जहाँ जितनी दूर में रहते हैं वहाँ पे तमिलनाडु बना दिया गया। कन्नड़ भाषी यानी जो कन्नड़ बोलने वाले लोग जितनी दूर में रहते हैं वहाँ पे कर्नाटका बना दिया गया। उड़िया बोलने वालों के लिए ओडिशा बना दिया गया। तो ऐसा किया गया। इसके बाद एक और टेस्ट यानी परीक्षा से गुज़रना पड़ा भारत को, वो ये है लैंग्वेज पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सी लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। और इसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखते हुए, यानी भाषा की जो हमारे यहाँ विभिन्न-विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, उसको देखते हुए हमारे यहाँ आज भी एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो दक्षिण वाले बदमाशी पे उतर आते हैं कि हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बवाल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि कोई हम लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज ना बनाएँ। ये भी हमारे यहाँ फेडरेशन की एक सक्सेसफुल फंक्शनिंग का एक उदाहरण है। हालाँकि राष्ट्र की पहचान वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। मेबी वन डे कोई नेशनल लैंग्वेज हमारी होगी। हिंदी वाज़ आइडेंटिफाइड एज़ द ऑफ़िशियल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी हिंदी को ऑफ़िशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। मतलब कार्यालय में कामकाज की भाषा हिंदी को रखा गया है। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन 100 में से लगभग 40 लोग ही हिंदी बोलते हैं अपनी मदर टंग के रूप में, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, यानी नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी का बोलबाला है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड्स। सेफगार्ड का मतलब ये होता है कि आपको किस प्रकार से सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए। टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेज़, तो और भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमारे यहाँ पॉलिसीज़ अपनाई गई कि और लैंग्वेजेज़ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी को छोड़ दिया जाए, देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़। हमारे यहाँ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ हैं, यानी इसमें हिंदी भी है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट मतलब वो चुन सकता है टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज़ लैंग्वेजेज़। इसलिए जो सेंट्रल लेवल के पेपर्स होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, तो वो पेपर्स तमाम भाषाओं में छपते हैं कि अगर कोई तमिल भाषा में देना चाहता है तो अपनी भाषा में दे सकता है, कोई हिंदी भाषा में देना चाहता है पेपर तो अपनी भाषा में दे सकता है। और यहाँ तक सीबीएसई बोर्ड के पेपर भी मल्टी लैंग्वेज में छपते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेज़। अच्छा, अब देखिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर की कितनी बड़ी सक्सेस इस बात को लेके है कि हमारे यहाँ राज्यों को छूट दी गई है। लैंग्वेज पॉलिसी का हिस्सा है कि राज्य चाहें तो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। हालाँकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी पूरे देश के लिए जो शासन चलाती है, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। लेकिन अब पता चला तमिलनाडु अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर वो रखना चाहता है, तमिल तो रख सकता है। अब देखिए महाराष्ट्र है, अब ये मराठी भाषा बोलने वालों के लिए बनाया गया। अब महाराष्ट्र में वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ मराठी है। तो है ना हमारे यहाँ स्टेट्स को ये पावर कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चुन सकते हैं। यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की लैंग्वेजेज़ को डिसाइड नहीं कर रहा है। अ वेरी पावरफुल एग्ज़ाम्पल ऑफ फेडरल फीचर ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर। इसके लिए यहाँ पे नीचे दिया गया उसे हम देख लेते हैं कि ये है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट। तो हम कैसे गिनते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011। तो 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके आधार पे लगभग 1300 विभिन्न भाषाएं
ऐसी हैं जिन्हें लोगों ने अपनी मदर टंग बताया। बताइए 1300, किसी ऐसा और देश में आपको ऐसा मिलेगा? दीज़ लैंग्वेजेज़ ग्रुप टुगेदर, इनको ग्रुप करते हुए कुछ मेजर लैंग्वेजेज़ बनाई गई, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बाँट दिया गया। और इसके बाद भोजपुरी है, मगधी है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थानी है, इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। एंड मैनी अदर्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी, तो इनको हिंदी के ग्रुप में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से 1300 को अलग-अलग ग्रुप्स में बाँटते हुए देखा गया कि फिर भी 121 मेजर लैंग्वेजेज़ बनती हैं। और फिर इनको भी स्क्रूटिनाइज़ किया गया और लाते-लाते यहाँ पर 22 लैंग्वेजेज़ को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ बनाया गया और इन्हें 8th शेड्यूल में रखा गया। 7th शेड्यूल में डिवीज़न ऑफ पावर है। 3 लिस्ट्स में जिसको हमने पढ़ा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पिछले ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे 8th शेड्यूल में हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसे एड्रेस किया गया है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़, इसलिए इन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें सूचीबद्ध किया गया है 8th शेड्यूल में। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़, अब जो बाकी लैंग्वेजेज़ बचती हैं उन्हें नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ कहा जाएगा। अब जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ हैं उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, उनको प्रमोट किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर हम भाषा को देखें तो दुनिया में जितनी भाषा इंडिया में बोली जाती कहीं और नहीं बोली जाती। A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of और पॉपुलेशन। तो आप देखेंगे इस टेबल को कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्याओं की कोई एक मदर टंग है। देखिए असमीज़ है 1.26% है, बंगाली 8.03% है। ऐसे देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेज़ हैं, ये सब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ हैं और इसी में हिंदी 43.63 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली। लेकिन फिर भी ये 50% से बिलो है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है धीरे-धीरे बढ़ जाए। हिंदी के बाद अगर कोई भाषा है सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो वो है बंगाली, यानी कि 8.03, यानी सिर्फ 44% इंडियंस की मातृभाषा है हिंदी। इफ़ यू ऐड टू दैट ऑल दोज़ हू न्यू हिंदी एज़ देयर सेकंड और थर्ड, अगर मान लीजिए मदर टंग के अलावा सेकंड और थर्ड प्रेफ़रेंस वो लैंग्वेज हिंदी को देते हैं, तो भी ये 50% से कम ही रहेगा। और जहाँ तक हम इंग्लिश की बात करें, तो 0.02% लोगों की मदर टंग इंग्लिश है। अनदर 11% न्यू इट एज़ अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। हाँ, लोग इसे सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में लगभग मानते हैं, तो ये 11% तक चला जाता है। अनलाइक श्रीलंका, मतलब जैसा श्रीलंका में हुआ था उस तरह से नहीं। द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड वेरी कॉशियस, बहुत सावधानीपूर्वक हमारे यहाँ एटीट्यूड, मतलब जो गवर्नमेंट थी उस वक्त उसने और आज भी जो तरीके अपनाते हैं हिंदी को प्रमोट करने के, वो इस तरह से नहीं है कि किसी पे थोप दिया जाए किसी राज्य पर। तो हिंदी को प्रमोट करती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो हिंदी को किसी पे इम्पोज नहीं करती। जैसे अभी एजुकेशन में हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला है, मतलब कि हम इसमें अपनी कोई भी मातृभाषा है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, उनमें से हम अडॉप्ट कर सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। अब देखिए बदमाशी कहाँ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि भाई इंग्लिश को हम एक ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं 1965 के लिए, मतलब बाय लॉ ये किया जा सकता है। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। अब देखिए हिंदी से चिढ़ने वाले लोगों ने कहा कि भाई जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन्होंने ये डिमांड रख दी कि इंग्लिश को चलते रहने दीजिए। अब ये विल पावर पे डिपेंड करता है सरकारों के कि उन्होंने उस वक़्त इसको किस तरह से डील किया और इंग्लिश को क्यों कंटिन्यू कराया। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टूक अ वायलेंट फॉर्म। अब देखिए हाँ, तमिलनाडु में तो बहुत ही वायलेंट फॉर्म ले लिया था इस बात ने कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज़। तो ये हुआ कि भाई हिंदी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, तो इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तो इसका मतलब हमारे यहाँ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब जो आलोचना करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन निकाला गया है कि भाई इंग्लिश भी हिंदी के साथ एक ऑफिशियल पर्पज़ की लैंग्वेज बनी रहेगी। अरे इंग्लिश बोलने से कौन आपको रोकता है? आप इंग्लिश में लेटर भेजते हो तो भेजो ना। लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है कि द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भारत को हानि पहुँचाता है। तो जो क्रिटिक्स थे वो ये कहते थे कि इस प्रकार से तो इंग्लिश बोलने वाला जो एलीट वर्ग है, जो संभ्रांत परिवार है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा तो इंग्लिश कहीं है ही नहीं है। गाँव देहात की भाषा नहीं है, कॉमन पीपल की भाषा नहीं है, सब्ज़ी बेचने वाले की भाषा नहीं है, ठेला पे फल बेचने वाले की भाषा नहीं है, मज़दूरों की भाषा नहीं है इंग्लिश। लेकिन फिर भी इंग्लिश को इतना महत्व निश्चित रूप से ये सरकारों की देन है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज़ टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी को प्रमोट करती है, उसकी ऑफिशियल पॉलिसी है। प्रमोशन डज़ नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज़ हिंदी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी राज्य पर, किन्हीं भी लोगों पर हिंदी को थोप सकती है कि भई आपको हिंदी में बोलना ही बोलना है। वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज़, तो जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेज़ है ना, उन्हें बोलने दीजिए।
द फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो लचीलापन है, मतलब ये जो इतना स्पेस, इतना अकोमोडेशन है, इतना फ्रीडम है लैंग्वेज पॉलिसी को लेके, जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने शो की है, इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ। तो हमारे देश में वो स्थिति नहीं बनी जैसी श्रीलंका में बनी थी। श्रीलंका की जो लैंग्वेज पॉलिसी थी, वो ये थी कि वो लोग जो सिंहला लैंग्वेज थी, उसे नेशनल लैंग्वेज उन्होंने घोषित किया हुआ था और तमिल भाषी लोग इसका विरोध करते थे। वो कहते थे तमिल को भी प्रेफ़रेंस मिलना चाहिए। वो सारा कुछ हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पावर शेयरिंग में, और देखिए फिर वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अच्छा ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल पावर्स और स्टेट पावर्स का डिवीज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है। लेकिन हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के संबंध कैसे, इसे हमें देखना है। Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in the practice। तो हमारे यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशंस भी शो करते हैं कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म किस प्रकार से मजबूत है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी। आखिर जो शेयरिंग पावर का अरेंजमेंट हमारे यहाँ है, डिफरेंट लिस्ट में यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कानून बनाने की किसको कितनी पावर है, वो सब हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। तो ये डिपेंड करता है टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। आखिर सरकार तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वही बनाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि काफ़ी हद तक, मतलब टू ए लार्ज एक्सटेंट की जो हमारी रूलिंग पार्टी जो शासन करती हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो कैसे इस अरेंजमेंट को देखते हैं। क्या वो इसका विरोध करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, या इसमें अमेंडमेंट कर कोई नई चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। क्या वो शेयरिंग ऑफ पावर से सहमत हैं। क्या वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करने की कोशिश करती है या उसको कोऑपरेट करती है। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। हाँ, ये पॉइंट है कि 1947 में आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सरकार रही वो कांग्रेस की रही। तो काफ़ी लंबे समय तक वही पार्टी सेंटर में भी रूल करती थी, वही पार्टी स्टेट में भी रूल करती थी। यानी कि पूरे देश का शासन चलाने के लिए भी कांग्रेस सरकार है और कई राज्यों में भी कांग्रेस सरकार है। तो जहाँ-जहाँ कांग्रेस सरकारें होंगी वहाँ तो कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होगा। अब जैसे करंट सिचुएशन में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बीजेपी सरकार सेंटर में है, यूपी में भी बीजेपी सरकार है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है। तो अब सेंट्रल और इन 3 राज्यों में जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए, और भी जगह है, पूर्वोत्तर के राज्यों में है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला नहीं है। जो सेंटर चाहेगा वो स्टेट। लेकिन अगर डिफरेंट सरकारें होती यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता था। तो दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो जब पता चला कि केंद्र में भी वही सरकार है, मतलब कांग्रेस की सरकार है, और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो जो वास्तव में जो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जो राज्यों को ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र रूप से एक फेडरल यूनिट माना गया है, मतलब पूरे देश के जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं 28 स्टेट्स के, जो अभी वो सारे के सारे डिवीजन्स, सारे के सारे स्टेट्स एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते हैं। यानी कि भारत को 28 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, तो हर एक एक यूनिट कहलाएगा, यूनिट ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब सेम सरकारें होती हैं राज्यों में, केंद्रों में, तो जो राज्य सरकारें होती हैं वो वास्तव में स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती हैं, बल्कि सेंटर के कहने पे चलती हैं। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। हाँ, जब स्टेट में डिफरेंट पार्टी होती थी और सेंट्रल में डिफरेंट पार्टी होती थी, मतलब प्रधानमंत्री किसी और दल का है, राज्य में सरकार किसी और दल की है, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। तो सेंटर में जिसकी पावर होती थी, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती थी, वो स्टेट को डोमिनेट करने की कोशिश करती थी, उनकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी कि जो सेंट्रल है उसकी हर बात को स्टेट्स माने, विरोध ना करें। ये अक्सर कांग्रेस के समय में देखा जाता था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया, यहाँ तक पावर दी गई है कि वो स्टेट को, गवर्नमेंट को बर्खास्त भी कर सकता है। इन दोज़ डेज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय ऐसा भी होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ करती थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल को पावर दी गई है, उस पावर को मिसयूज़ करती थी और स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती थी। मतलब चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देती थी और उसके बाद दूसरी सरकार वहाँ पर चुन के आती थी। दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज़। और फिर ये उन स्टेट्स के साथ होता था जहाँ पर सेंट्रल की राइवल पार्टी शासन करती थी। मतलब अगर कांग्रेस है सेंट्रल में, तो उसकी विरोधी पार्टी किसी राज्य में है। अभी जैसे हमारे सेंट्रल में गवर्नमेंट है बीजेपी की, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, मतलब इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बिहार में नीतीश का शासन है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का शासन है। तो सेंट्रल में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी, तो ये तो बड़े प्यार से शासन चलेगा। लेकिन राजस्थान है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक कि दिल्ली में भी केजरीवाल की गवर्नमेंट है इस वक़्त, इस वीडियो को बनाए जाने तक। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है और मैंने देखा है कि कई बार कितनी आलोचना पीएम की,
ममता बनर्जी हों या केजरीवाल हो, करते रहते हैं अक्सर, और सरकारें गिराने की कोशिशें होती रहती हैं। सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको मिलेगा जब कांग्रेस ने जो 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद थी उसको डिमोलिश किया गया था, जो कि इल्लीगल था। तो उस समय राजस्थान में, यूपी में, ये घटना तो यूपी में घटी थी, तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सरकार थी बीजेपी की, तो राजस्थान, यूपी की तो बर्खास्त की गई, मध्य प्रदेश की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया था। सिर्फ़ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था कि वहाँ पे बीजेपी रूल किया करती थी, और सेंटर में उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, और पीवी नरसिम्हा राव उस वक़्त प्रधानमंत्री थे। और जो पावर मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो मिली है 356 आर्टिकल के तहत, जो कि बहुत ही फ़ेमस आर्टिकल है। इसका बहुत मिसयूज़ हुआ है। कई बार राज्य सरकारें 356 धारा का प्रयोग करते हुए बर्खास्त की जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने इसका मिसयूज़ किया, और इंदिरा गांधी के समय सबसे ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ होता है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस यूनिट के रूप में काम करती हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम करती हैं, वो वास्तव में कहाँ तक इंडिपेंडेंट हैं? और किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को डोमिनेट करने की कोशिश करती है। हालाँकि 356 धारा का उपयोग तब किया जाता है जब ये तय हो जाता है, गवर्नर ये लिख के दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार वर्क नहीं कर पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है। लेकिन गवर्नर की रिपोर्ट मँगाकर बहाने से भी सरकारें बर्खास्त की गईं। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, लेकिन 1990 के बाद चीज़ें बदलने लगी, यानी कि कांग्रेस थोड़ा-सा डाउन होने लगी। दिस पीरियड सॉ द राइज़ ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, और डिफरेंट राज्यों में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ उभर कर आनी शुरू हो गई। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में है, बीजू जनता दल उड़ीसा में है, एआईएडीएमके तमिलनाडु में है। ये सब रीजनल पार्टीज़ हैं और अक्सर अपने स्टेट में गवर्नमेंट फ़ॉर्म कर लेती हैं। अब जैसे कि आम आदमी पार्टी है, जिसे हम आप भी कहते हैं, फाउंड बाय केजरीवाल, तो ये दिल्ली में सक्सेसफुल है। तो इस तरह से रीजनल पार्टी, हालाँकि ये तो सबसे नई पार्टियों में मैं उदाहरण दूँगा, लेकिन रीजनल पार्टीज़ का उदय होना शुरू हो गया। दिस वाज़ आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द ईरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और इसी के साथ शुरू होता है कोलिशन गवर्नमेंट का ईरा, मतलब मिली-जुली सरकार का, यानी किसी एक पार्टी की सरकार ना हो, कई पार्टियाँ मिलकर सरकार चलाएँ एट द सेंटर, केंद्र में। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी, क्योंकि जब चुनाव होता है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ 545 सीटों पे चुनाव होता है, मतलब 543 पे चुनाव होता है, 545 सीटें हैं, तो 2 तो नॉमिनेट किए जाते हैं। इन 543 में से चुन के आने वाले, और 545 का आधा, यानी लगभग 276 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। अब किसी एक पार्टी के पास इतनी सीटें अकेले नहीं हैं, तो उसे दूसरी पार्टी से मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी। इस प्रकार की सरकार को कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस, मतलब एक गठजोड़ बनाना पड़ा। मिलकर उन्हें एक ग्रुप बनाना पड़ा, जो सरकार चलाएगा, विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज, और इसमें रीजनल पार्टीज भी शामिल होती थीं, गवर्नमेंट फॉर्म करती थी सेंटर में। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 200 सीट्स किसी एक पार्टी को मिली, कांग्रेस को मिल गई मान लीजिए, लेकिन अब उसे 76 और चाहिए। तो वो पता चला कि समाजवादी पार्टी के पास 20 हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास भी 25 हैं, फिर देखा कि भी तृणमूल कांग्रेस के पास भी कम से कम 20 सीटें हैं, तो कुल मिला के 65 हो गई, अभी भी 11 सीटें चाहिए। तो उन्होंने आपसे भी बातचीत की, आम आदमी पार्टी से। ये सारी की सारी जो पार्टियाँ हैं वो रीजनल लेवल पे काम करती हैं अधिकतर, और लड़ती तो कई जगह हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज़ ही हैं। लेकिन प्रोविज़न्स के अनुसार इसमें से कुछ को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिला होता है। ये सब जब मिलेंगी, तो किसी एक पार्टी की सरकार कहाँ रहेगी? मिली-जुली सरकार बनेगी, और सबके जो नंबर्स जोड़े जाएँगे, तो 276 या उससे ज़्यादा होगा, तो वो प्रूफ करेंगे मेजॉरिटी और सरकार बनाएँगे। अब पता चला कि सरकार बनने के बाद इसमें से कोई बैक होने लगा, भाई मैं तो वापस जा रहा हूँ, सरकार गिर जाएगी। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर, तो हमारे देश में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ पावर की, कि शेयरिंग, यानी कि कई पार्टियां सेंटर में पावर को शेयर करेंगी। रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी भी रिस्टोर होती है। क्यों? क्योंकि किसी स्टेट से कोई पार्टी अगर सपोर्ट करेगी केंद्र में गवर्नमेंट को, तो उस स्टेट में उस पार्टी को कोई खतरा भी नहीं होने वाला। अब ये देखिए यहाँ पर, द स्टेट्स प्लिट फॉर मोर पावर, एक समय ऐसा था कि ये इंदिरा गांधी है। हालात ये थे कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो आप देख रहे हैं सब चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग स्टेट के, ये ज्योति बसु हैं, तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है इंदिरा गांधी। अब देखिए एक प्रकार से ये स्टेट्स को पावर बांट रही हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी ये स्थिति, ये कार्टून ये सोचने में मजबूर करता है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में जब राज्यों को पावर मिली हुई है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रन करने के लिए, तो इतना डिपेंडेंट केंद्र पर क्यों है? तो कारण ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाया गया है, और उसे 356 धारा का उपयोग करने की इजाज़त दी गई है, उसका मिसयूज़ हो सकता है। इसके अलावा कई राज्यों को फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होती है, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा हो गया, तो वो भी सेंटर का मुँह देखना शुरू कर देते हैं।
और इनके पास अकेले सरकार जैसे 276 से प्लस में सीटें हैं, तो इन्हें किसी का सपोर्ट भी नहीं लेना। अब पता चला कि नहीं है, तो पता चला इनका सपोर्ट ले रही है, 1 का, 2 का, 3 का। तो भैया 3 तो यहाँ खड़े हो जाएँगे ना, गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, इनको सरकार परेशान भी नहीं करेगी। हाँ, बाकी को परेशान कर सकती है। इस कार्टून में आप देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, एक कोalition गवर्नमेंट है। देखिए जिस सिंहासन में बैठे हुए हैं, उसमें कितने लोग शामिल हैं। लगभग 20 पार्टियों से मिलकर ये सरकार बनाई थी और लगभग 1998 से लेके 2004 तक ये सरकार में रहे। और ये जो मसाल जल रही है, यानी सरकार चल रही है, वो सिर्फ कोalition गवर्नमेंट की वजह से चल रही है। यानी ये लोग मिलकर, अगर इसमें से लोग अलग होना शुरू हो जाएँ तो सिंहासन धराशायी। बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी का, और इन्हें श्रेय जाता है कि फर्स्ट टाइम ये ड्यूरेशन है 5 साल का, सक्सेसफुली एक कोalition गवर्नमेंट रन करने का श्रेय, क्रेडिट जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। देखिए कितना पसीना आ रहा है इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने सरकार चलाई थी। और ये सब बॉम्ब के रूप में नज़र आ रहे हैं, कब विस्फोट कर दें, कब सरकार गिर जाए। एक दिन ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे, और तीसरी बार बने तो फिर वो 5 साल तक रहे, लेकिन मिली-जुली सरकार लेके। ये देखिए मायावती हैं, ये देखिए ममता बनर्जी हैं। तो कोalition गवर्नमेंट चलाते वक्त सबको खुश रखना पड़ता है, जो इनकी डिमांड है, जो इनकी डिमांड है, जो इनकी डिमांड है, तो वेरी डिफिकल्ट। दिस ट्रेंड वाज, मतलब जो कोalition गवर्नमेंट का जो ट्रेंड था, सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे ऐसे जजमेंट आ गए दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स को डर लगा रहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बर्खास्त कर सकती है, ये आरोप लगा कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर प्रदान की और उनको बर्खास्त करना मुश्किल कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स कोर्ट में चली जाती थी, कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के हक में फैसला दे देता था। तो आर्बिट्रेरी मैनर का मतलब होता है मनमाने ढंग से, अब बर्खास्त करने का समय खत्म हुआ। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिवली टुडे। तो हम ये कह सकते हैं कि फेडरल पावर यानी जो डिवीजन ऑफ पावर है, वो जो एक्सरसाइज हो रहा है, उसका जो यूज हो रहा है, वो इफेक्टिवली आज हो रहा है देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद, चुनाव होने के बाद, जब फर्स्ट टाइम 1951 में हुए थे, तो शुरुआत में लगभग 1990 तक तो एक डिफरेंट फेज़ था। 1990 के बाद कोalition जब फेज़ स्टार्ट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स और पावरफुल बन के निकली हैं, उन्हें बर्खास्त करना मुश्किल है। और कोर्ट भी इसमें, और कोर्ट के डिफरेंट डिसीजंस भी फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने में अपना योगदान इन्होंने दिया है और देते रहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में विकेंद्रीकरण। इसको समझना तो बहुत आसान है। कोई चीज़ चारों तरफ से जाकर किसी एक पॉइंट में इकट्ठा होती है, दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अगर हम इसे अप्लाई करें यहाँ पर कंसेप्ट को, तो पूरे देश का शासन एक जगह से चले, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वो कहलाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी केंद्र से यानी सेंटर से, किसी पॉइंट से चीज़ों को स्कैटर करना शुरू कर दें इधर-उधर। अगर इसको अप्लाई करें तो कहेंगे कि जो पावर सेंटर में थी उसे हमने बाँट दिया कई लोगों को। तो अब जिन लोगों को हमने पावर बाँटी है, उनको कुछ फंक्शंस भी करने पड़ेंगे, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। तो एक प्रकार से जब पावर डिवीज़न होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बँट जाती हैं और प्रशासन अच्छे ढंग से चलता है। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो पावर शेयरिंग है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके बाद एक और टियर बनाया गया। वो ये था कि जो पावर है वो यहाँ से होते हुए आनी चाहिए आम आदमी के हाथ में, आम आदमी के पास आनी चाहिए। वो खुद कैसे शासन चला सकते हैं अपने लोकल लेवल पे, यानी हाईली डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो सकता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन को हम नीचे तक कैसे लेके जा सकते हैं और दूर तक किस प्रकार से, और लोगों तक कैसे, किस प्रकार से हम पावर को बाँट सकते हैं। तो विकेंद्रीकरण कैसे होता है देखते हैं। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा टियर्स होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हम बात कर चुके हैं। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन इंडिया एक बड़ा देश है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है, कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज़ 2 टियर्स। और इतने बड़े देश का शासन सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नहीं चल सकता। स्टेट्स इन इंडिया आर एज़ लार्ज एज़ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। भारत में तो स्टेट्स इतने बड़े-बड़े हैं कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है, यानी रशिया की जितनी पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज़ बिग एज़ जर्मनी, और हम महाराष्ट्र की बात करें तो जर्मनी के बराबर है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। हाँ, ये स्टेट्स अंदर भी काफ़ी डाइवर्सिटी लिए हुए होते हैं। वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है, एथनिक डाइवर्सिटी हो सकती है। दस देयर इज़ दस अ नीड
फॉर पावर शेयरिंग, इसलिए और पावर शेयरिंग कैसी हो सकती है, पावर और कहाँ जाके हम बाँट सकते हैं। यानी यहाँ बाँटने का काम हो रहा है और जिन-जिन को पावर बाँटी जाएगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उन्हें दे दी जाएँ। तो एक आदमी पता चला कि सेंटर में बैठा पीएम है। अब उस पीएम को देश का शासन चलाना है प्लस पता चला कि आपके गाँव में सड़क भी बनवाना है। पीएम को क्या पता होगा कि आपका गाँव कहाँ है, आपके गाँव में किस सड़क की आवश्यकता है। लेकिन जो उस गाँव में रहने वाले लोग हैं, उन्हें तो पता है ना कि हमारे बगल में खड़ंजा चाहिए, हैंडपंप चाहिए, कुआँ चाहिए, एक स्कूल चाहिए। वो व्यक्ति जो रह रहा है उसे पता है क्या प्रॉब्लम है। तो अगर ये पावर हम शेयर कर दें उस व्यक्ति के साथ कि भाई ये जो हम आपको पावर दे रहे हैं और ये रही रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ का सड़क का निर्माण, यहाँ का नल नलका गड़वाना, यहाँ पे स्कूल खुलवाना, यहाँ की जो हाइजीन है, सैनिटेशन है, इसकी देखभाल आप खुद करोगे। ये पैसा और ये पावर आपके पास आती है। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ से फ्री हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने ज़िम्मेदारी दे दी, पावर दे दी। अब ये अपना काम करते रहेंगे और ये शिकायत भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको खुद ज़िम्मेदारी दी गई कि अपना विकास खुद करें। इसे कहते हैं आम आदमी तक पावर को लेके जाना और ग्रास रूट लेवल पे पावर को लेके जाना। यानी कि घास उगती है तो उसकी जड़ कहाँ पे है? यानी दिल्ली में जो सरकार बैठी है वास्तव में जो जड़ें हैं सरकार की, यानी भारत देश की जो जड़ है वो रूरल एरिया में है। रूरल एरिया में गाँव में है, गाँव की गलियों में है, वहाँ पे रहने वाले लोगों में है। उस डिसेंट्रलाइज़ेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पावर शेयरिंग एट द ग्रास रूट लेवल। There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government. तो एक tier of government की आवश्यकता महसूस हुई below that of the state government. तो वो कैसे होगा? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और फिर उसके नीचे एक और टियर होना चाहिए जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि दो प्रकार की है, यानी एक रूरल लेवल पे और एक अर्बन लेवल पे। और ऐसे भी देश हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे है सिर्फ एक ही लेवल है। दिस इज द रेशनल मतलब लॉजिक, कारण फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो आप ये लिख सकते हैं कि इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड इवन एट स्टेट लेवल देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड दिस डाइवर्सिटी नीड टू बी एड्रेस्ड, सो वी नीड पावर शेयरिंग एट अनदर लेवल, दैट इज एट ग्रास रूट लेवल। दस रिजल्टेड अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, फिर एक तीसरा टीयर बनाया गया, एक तीसरी लेयर बनाई गई पावर की। और ये जो ज़िम्मेदारियाँ मैंने यहाँ बताई थी पावर शेयरिंग के माध्यम से, पावर शेयर करना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, वो काम थर्ड ईयर पे हुआ। व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो वास्तव में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही लिखेंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर लेकर दे दी जाती हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल पीपल खुद लोकल लेवल पे खुद अपने आप डेवलपमेंट करें, वहाँ का रखरखाव करें और एक गवर्नमेंट फॉर्म करें, वहाँ पर एक प्रशासन वहाँ पे डेवलप करें जो वहाँ की लोकेलिटी का लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करें। तो दिस इज़ कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी पावर के साथ। वो पावर स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो काम स्टेट गवर्नमेंट पहले किया करती थी, उसमें से कुछ काम लोकल गवर्नमेंट करेगी। तो जब कुछ काम लोकल गवर्नमेंट करेगी, तो वो लोकल गवर्नमेंट उस पावर को भी यूज़ करेगी। तो एक प्रकार से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियों को लोकल गवर्नमेंट को सौंपना। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। दिस बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये भी कारण है कि डिसेंट्रलाइजेशन के और कुछ कारण गिनाने हो तो कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक कारण तो ये है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो बेस्ट सेटल्ड हो सकते हैं लोकल लेवल पे। यानी ए गाँव में ये जो इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ की समस्याओं से ये लोग परिचित होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि हमारे लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स यहीं के लोग अच्छे ढंग से सेटल कर सकते हैं। कोई आउटसाइडर आके सेटल करने की कोशिश करेगा, उससे बेटर ये खुद कर सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, क्योंकि लोगों को अपनी लोकेलिटीज़ की प्रॉब्लम्स का पता होता है। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी। आज अगर इनको पैसा दिया जाए तो उन्हें पता है कि कहाँ पर ये पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर क्या काम पहले करना है। तो दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स। और थिंक यानी मैनेज कैसे करें चीज़ों को मोर एफिशिएंटली। कोई आउटसाइडर शायद उतना बढ़िया नहीं, किसी अधिकारी को बाहर से भेज भी दिया जाएगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। वो यहाँ कोई दिन रहेगा तभी यहाँ पे जान पाएगा। और लोकल लोग होते हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं, आपस में उनकी मिंगलिंग होती है, सोशल मिंगलिंग होती है और फिर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो उनका मन भी लगेगा। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in the decision making। और लोकल लेवल पे क्या होता है कि लोकल पीपल लोकल लेवल पे ही डेवलपमेंट करेंगे, तो डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे, यही लोकल लोग लेंगे, तो एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी शामिल होंगे। अब पता चला सेंट्रल और स्टेट पे बैठे हुए एसी रूम में बैठे हुए लोग यहाँ का प्लान बना रहे हैं, यही लोग अपना प्लान बनाएंगे तो डिसीजन यहाँ लिया जाएगा,
ना कि स्टेट लेवल पे लिया जाएगा, ना कि सेंट्रल लेवल पे लिया जाएगा। हाँ, ये लोग अपनी बात को ऊपर आगे बढ़ाएँगे कि भाई बड़ा वर्क करना है हमारे क्षेत्र में, तो सेंट्रल से गुहार लगा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। तो बिसाइड्स एट द लोकल लेवल, इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट मतलब होता है कि कोई आदत डेवलप करना। अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और ये जो अभी मैंने यहाँ बताया, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी डेमोक्रेसी हमारी ग्रास रूट लेवल पे पहुँचती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जितने लोग रहते हैं सबकी राय से कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए। मीन्स ऑल शुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज़, यानी लोकल गवर्नमेंट सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ साकार कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन, लोगों का खुद शासन चलाना। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन व रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये महसूस किया गया था कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सिंस देन, तब से देयर हैव बीन मैनी सेवरल अटेम्प्ट्स, दरअसल हमारे यहाँ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें लिखा गया था कि पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स, तो बहुत कोशिशें की गई कि किस प्रकार से पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए और नीचे तक लेके जाया जाए, विलेज लेवल पे, टाउन लेवल पे। आखिर डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ होगा? सेंटर स्टेट के बाद विलेज लेवल पे होगा और टाउन लेवल पे होगा। पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। तो अब आपको याद रखना है कि जो विलेज लेवल पे पंचायत्स होती हैं और अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ये सारे स्टेट्स में सेटअप की गई। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम किया करती थी। मतलब पंचायत व्यवस्था कुछ स्टेट्स में थी, कुछ स्टेट्स में अलग प्रकार से वर्क करती थी। इलेक्शंस टू दीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, अब देखिए इलेक्शंस इनके बराबर नहीं होते थे, समय बीत जाता था फिर भी इलेक्शन नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर रिसोर्सेज, अच्छा जो लोकल गवर्नमेंट थी यानी जो पंचायत व्यवस्था थी और जो म्यूनिसपैलिटीज़ थी, उनकी खुद की कोई पावर नहीं थी, खुद के रिसोर्सेज नहीं थे। अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको पैसा चाहिए, आपको संसाधन चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती थी। ठीक उसी प्रकार जैसे आप घर में रहते हो तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पेरेंट्स से पैसा माँगना पड़ता है, वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, पता चला आपने 2 ट्यूशन पकड़ लिए और ट्यूशन से 4 पैसा आप कमा रहे हो, तो आप खुद भी रिसोर्स जनरेट कर रहे हो और घर की भी मदद कर रहे हो। थस देयर वाज़ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म, तो हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन तो था पहले भी, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, उनके पास खुद की पावर्स और रिसोर्सेज नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही जो काम होता था वो होता था। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992, 1992 में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि अब हर स्टेट को इनका गठन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कर दी गई कुछ चीज़ें कि इसको करना ही करना है। हम ये कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, परमानेंट बॉडी के रूप में उसे बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। 1992 में 2 अमेंडमेंट हुए बड़े, यानी 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, संशोधन किया गया और 9th पार्ट जोड़ा गया। 9th और इसी में 9th ए पार्ट जोड़ा गया और 11 एंड 12 शेड्यूल जोड़ी गई। इतना अमेंडमेंट ये था, इतना इम्पोर्टेंट, और ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये म्यूनिसिपैलिटीज़ से है और ये पंचायती राज से, और लगभग 29 सब्जेक्ट्स रखे गए और 243 आर्टिकल और 243 मतलब 243 ओ और 243 पी आर्टिकल्स, इनमें सब कुछ लिखा गया है इनके बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रोविजन कर दिया जाता है तो फिर उसे फॉलो करना होता है, स्टेट्स को भी, अगर वो सेंटर के लिए तो सेंटर को भी। तो ये एक बड़ा स्टेप था 1992 में। अच्छा, क्या प्रोविजन किए गए? मेजर प्रोविजंस में यहाँ लिखा गया है, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, यानी अब संविधान आपको ये मैंडेटरी करता है, ज़रूरी कर देता है कि आपको करना ही करना है कि रेगुलर इलेक्शंस आपको लेने ही पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के, यानी पंचायतीज़ एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, तो सीटों का रिजर्वेशन होता है। जो भी इलेक्टेड बॉडीज है, मतलब चुनकर जो आते हैं लोग, वो रिजर्व्ड सीटों से भी आते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी जो अभी हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे आगे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब जो कार्यकारी सदस्य होते हैं, उनका जो मुखिया होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होता है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होता है।
इसीलिए जो गाँव देहात में रहते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे कि कहा जाता है कि भई अब की बार प्रधानी में महिला सीट आ गई है, अब की बार प्रधानी में हरिजन सीट आ गई है, अब की बार सामान्य सीट है। At least one third of all positions are reserved for women. वन थर्ड रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मिला हुआ है। हालांकि पार्लियामेंट में भी बात चल रही है, लेकिन आज तक पास नहीं कराया जा सका है बिल जो वन थर्ड रिजर्वेशन दे सके। लेकिन आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये होके रहेगा। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है हर राज्य में कि वो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कराए। हालांकि जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उन्हें तो इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन इनके चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स। अब देखिए भाई, अब पावर तो शेयर करनी पड़ेगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पावर को शेयर करती है, कुछ पावर्स को अपनी रेवेन्यूज पावर्स को भी देती है उनको, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को। रेवेन्यू पावर वो होती है मतलब कि किस प्रकार से आप टैक्स लगा के और डिफरेंट लिवीज के जरिए पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, हाउस टैक्स लगा सकती हैं और वाटर टैक्स लगा सकती हैं, और जो म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करने के टैक्स लगा सकती हैं। तो ये खुद भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने की पावर्स इनको मिली। द नेचर ऑफ शेयरिंग पावर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट नेम्स रखे जा सकते हैं, और ये पावर्स का जो एलोकेशन है, बहुत कुछ अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये जो बॉडीज़ हैं पंचायती राज और ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं पंचायत सिस्टम, इनको अभी भी काफ़ी कुछ स्टेट के पास रखा गया है। स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर्स इनको देती है और किस प्रकार से इनको रेवेन्यू जनरेट करने के अवसर देती है। तभी भी स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। तो अब आपको याद रखना है कि रूरल लेवल पे यानी ग्रामीण लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे पंचायती राज कहते हैं। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स, मैं भी इसको आपको अलग से भी समझा दूंगा, लेकिन पहले हम बुक में देखते हैं क्या लिखा। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। यानी या तो किसी गांव की अकेले की ग्राम पंचायत हो सकती है, या कुछ गांव वाले मिलकर, यानी एक से ज़्यादा गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण कर सकते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत कहेंगे। एक प्रकार से दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। इसमें कई वार्ड मेंबर्स होते हैं, ऑफन कॉल्ड पंच, जिनको पंच कहा जाता है, एंड ए प्रेसिडेंट, और फिर उनका एक सरपंच होता है। वास्तव में राजस्थान में प्रक्रिया है, क्योंकि सबसे पहले ये व्यवस्था राजस्थान में ही लागू हुई थी, पंचायती व्यवस्था। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। और किसी वार्ड का मेंबर चुना जाएगा तो उस वार्ड में जो भी वोटर्स हैं, मतलब जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, वो पॉपुलेशन इनको चुनती है, वार्ड मेंबर्स को। यानी कि गाँव के लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब जो ग्राम पंचायत होती है पूरे गाँव के लिए विकास का डिसीजन लेती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा के अंडर में काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स, और जितने वोटर्स होते हैं गाँव के, सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, और इसे कम से कम साल में 2 बार या 3 बार मिलना होता है। ग्राम सभा की बैठक होती है और वो एनुअल बजट को पास करती है कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ होना है एनुअल बजट का। ग्राम पंचायत कहाँ-कहाँ उसका यूज़ करेगी, और ग्राम पंचायत के वर्क को भी रिव्यू करती है। देखिए, मान लीजिए कि एक गाँव है जिसका नाम है ए, और एक गाँव और है बी, तो दोनों गाँव को मिलाया गया। मतलब एक गाँव के लिए भी लागू हो सकता है, दोनों गाँव को मिलाया गया और इसमें लगभग 50 लोग हैं दोनों गाँव में मिला के, जो 18-18 साल से ऊपर हैं और वोटर लिस्ट में इनका नाम है। तो ये 50 लोग मिलके ग्राम सभा का निर्माण करेंगे, ग्राम सभा। और ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है, मतलब ये लोग तो गाँव में रहेंगे ही, नए भी लोग इसमें जुड़ते चले जाएँगे, 18 साल के जैसे होते चले जाएँगे, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो वोटर्स हैं, वोट दे सकते हैं। तो वो गाँव के जितने इस तरह के लोग होंगे, वो मिलकर ग्राम सभा बनाएँगे, मतलब ग्राम सभा इनसे मिलकर बनती है, इसलिए ये ग्राम सभा के मेंबर्स। यही ग्राम सभा जो होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए और बी 2 गाँव को मिलाकर एक ग्राम। अब इस ग्राम सभा को मान लीजिए 3 वार्ड में डिवाइड कर दिया गया, 1, 2, 3, मतलब 1, 1, 1, 3 वार्ड्स में। तो ग्राम सभा के मेंबर्स क्या करेंगे कि इस, जैसे 50 लोग हैं तो पता चला कि 20 लोगों का, 10 लोगों का और फिर 20 लोगों का, यानी ग्राम सभा है। ग्राम सभा यानी कि जीएस, और इसमें 50 लोग शामिल हैं। अब ये वोटर्स भी हैं। अब इस ग्राम को 3 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। तो उस वार्ड में जितने लोग रहते होंगे, मान लीजिए 20 लोग यहाँ रहते हैं, इस वार्ड में 10 लोग रहते हैं, इस वार्ड में 20 लोग रहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि ये 20 लोग मिलके जिसका चुनाव करेंगे वो पंच कहलाएगा, पंच कहलाएगा। तो 3 पंच हो गए, ठीक? और उसके बाद इस गाँव का एक मुखिया चुना जाएगा, एग्जीक्यूटिव हेड जिसे हम कहेंगे, जिसे हम प्रधान भी कह सकते हैं, जिसे हम
तो इसका चुनाव ये 50 के 50 लोग मिलकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब प्रधान का चुनाव ये लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और या ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है कि 50 लोग मिलकर ये जो पंच इन्होंने चुने हैं, इनको चुन लें और ये तीनों पंच मिलकर फिर अपने में से ही किसी को प्रधान चुन लें। हालाँकि ये जो होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रधान कहलाएगा, और जहाँ पे ग्राम सभा के लोग ही चुनते हैं उसे डायरेक्टली इलेक्टेड प्रधान कहा जाता है। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर जो मेरी ग्राम सभा है वो 2 गाँवों से मिलके बनी हुई है, और वो दोनों गाँव के जितने भी लोग हैं, जिनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है, वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली, यानी ग्राम सभा जो है डायरेक्टली प्रधान का चुनाव करती है। और ग्राम सभा परमानेंट बॉडी है, क्योंकि 5 साल बाद प्रधान बदलेगा, फिर से चुनाव होंगे, तो यही लोग फिर से किसी को चुनेंगे, क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर्स घटते बढ़ते रहते हैं। इट इज़ ए परमानेंट बॉडी। बाकी जो इलेक्शन होता है, चुन के आते हैं लोग, वो हारते भी हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं, यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे चेंज नहीं होता, इसको आपको नहीं भूलना है। और ये ग्राम सभा बैठती है, मतलब कि 50 के 50 लोगों की पता चला कि साल में 2 बार बैठक बुलानी है, तो वो सूचना दी जाती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर ये होता है कि भई इतना बजट है अपने पास, कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ पे सड़क बनाई जाए, कहाँ पे कुआँ खुदवाया जाए, कहाँ पर नाली बनाई जाए, कहाँ पे क्या खर्च किया जाए, कहाँ स्कूल के लिए व्यवस्था की जाए, ये सारे फैसले ग्राम सभा के मेंबर्स लेते हैं। उसमें पंच भी बैठेंगे, प्रधान भी बैठेगा, तो ये इस प्रकार से ग्राम सभा की बैठक जो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब पूरा सुपरविज़न ग्राम सभा का इनके ऊपर होता है, अगर प्रधान ठीक से काम नहीं करेगा तो अगली बार बदल दिया जाएगा, बीच में भी बदला जा सकता है। तो ग्राम सभा और किस प्रकार से ग्राम सभा लेवल पे प्रधान का चुनाव, ये मैंने आपको तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। देखिए, इसको भी मैं आपको अलग से समझा देता हूँ कि ग्राम सभा गांव के लेवल पे होती है, जो ग्राम पंचायत का गठन करती है, किसी प्रधान को चुनती है। ये हो गया। इसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो ब्लॉक लेवल आता है। तो एक ब्लॉक में कई पंचायत होती हैं, कई ग्राम पंचायत होती हैं, कई ग्राम पंचायतों को मिलकर एक ब्लॉक बनाया जाता है, खंड बनाया जाता है। तो कुछ ग्राम पंचायतों को इकट्ठा कर कर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है या मंडल कहा जाता है। और उसके बाद, यानी ये फर्स्ट, ये इंटरमीडिएटरी स्टेप हो गया, मतलब बीच का। और उसके बाद जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक जिला परिषद होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसे हम कहते हैं, जिला परिषद। तो जो स्ट्रक्चर है वो पंचायत यानी ग्राम पंचायत से लेके जिला परिषद तक जाता है, और बीच में एक बॉडी होती है, कहीं कहीं पे बॉडी नहीं भी है, यानी हर राज्यों में सेम गठन नहीं है, सेम ऑर्गेनाइजेशन पंचायत राज का नहीं है। और हर लेवल पे गवर्नमेंट के भी अधिकारी होते हैं, यानी यहाँ पे जो होगा वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, जिसे हम बीडीओ कहते हैं। यहाँ पे जो होगा वो पंचायत सेक्रेटरी होगा, जो सरकार की तरफ से नियुक्त होगा। और यहाँ पे भी कोई आईएएस लेवल का अधिकारी है या यहाँ पर सरकार की तरफ से नियुक्त होता है। और जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, वो आपके कोर्स में उतना नहीं है। एनीवे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 लेवल पे कैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है। तो द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर to form what is usually called a panchayat samiti, block or mandal. The members of this representative body elected by all the panchayat members in that area. अच्छा, ब्लॉक लेवल पे एक ब्लॉक प्रमुख होता है, जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे प्रधान होता है, उसी ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक प्रमुख उसे कहा जाता है। यानी हमारे यहाँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे उसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। और इसका जो चुनाव करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन ब्लॉक प्रमुख का नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ प्रधान का होता है। यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो कहीं ना कहीं पीपल के जरिए डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, हालांकि राज्यसभा का भी व्यक्ति बन सकता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो प्रधान का स्थान आता है, क्योंकि जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसे जिला प्रमुख कहा जाता है। वो भी जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट इलेक्ट होके आते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, जिला काउंसिल के लिए, वो मेंबर्स चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से ब्लॉक लेवल पे भी ग्राम सभा से जो चुनकर आते हैं बीडीसी मेंबर्स, वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इनका चुनाव भी डायरेक्टली होता है, ग्राम सभा के मेंबर्स ही करते हैं। मीन्स जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो वार्ड मेंबर्स भी चुनते हैं, वो डायरेक्टली प्रधान का भी चुनाव करते हैं, और वो साथ में बीडीसी का भी चुनाव करते हैं। और वो व्यक्ति कौन होता है? इन्हीं के बीच से कोई ना कोई होता है, उस गांव का रहने वाला होता है। यानी ये लोग आपस में, जैसे मैंने 50 लोगों का उदाहरण दिया था, ये लोग आपस में मिलके, इन्हीं में से जब कोई खड़ा होगा वो प्रधान बनेगा, इन्हीं में से कोई बीडीसी बनेंगे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम पूरा लोकल लेवल पे होता है। और जो बीडीसी होंगे वो मिलकर
ब्लॉक लेवल पे एक प्रमुख का चुनाव करेंगे, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। तो ब्लॉक प्रमुख डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद, यानी कि ऑल द पंचायत समितिज यानी जितनी पंचायत समितिज हैं, मंडल्स हैं, वो सब मिलकर जिला परिषद का गठन करती हैं। यानी कि जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसको कई वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर वार्ड से जो चुन के आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब जिला परिषद, और ये सारे मेंबर्स मिलकर फिर किसी एक को चुनते हैं, जो कि जिला परिषद का प्रमुख चेयरमैन कहलाता है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, तो जिला परिषद के ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज, यानी कि एमपी और एमएलएज जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिसर, कुछ और अधिकारी शामिल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट की जो अन्य बॉडीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, और जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है, जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है। तो ये तो हो गया पंचायती राज व्यवस्था। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। टाउन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाएँ, बिग सिटीज़ में बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं जिन्हें महानगर निगम कहा जाता है या नगर निगम। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़, और इनमें भी चुनाव होते हैं, मेंबर्स चुनकर आते हैं। और उनको कौन चुनता होगा, जैसे यहाँ पे ग्राम सभा है वैसे वहाँ पे भी डिफरेंट वार्ड्स में वो टाउन या वो सिटी बांटा जाता है, उससे मेंबर्स चुन के आते हैं और म्यूनिसिपल बॉडीज़ के वो मेंबर्स होते हैं, और ये लोग जो होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएंगे। अब जैसे जो आपके यहाँ का जो एमएलए है और जो आपका एमपी है आपके यहाँ से, वो लोगों के द्वारा चुन के गया है। तो एक प्रकार से अगर जिन लोगों ने इनको मिलकर चुना है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। तो जिस सीट से वो लड़ते हैं और जीत के जाते हैं, उस सीट पर जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से जो भी जीतता है वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, उस क्षेत्र का वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यानी उनकी तरफ से। जो एमएलए है वो अपनी जनता की तरफ से होता है, एमपी जो होता है वो अपनी जनता की तरफ से होता है, की तरफ से मतलब का रिप्रेजेंटेटिव होता है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, और म्युनिसिपल जो चेयरपर्सन होता है वो भी पॉलिटिकल हेड होता है, मतलब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर, और जो नगर निगम होते हैं बड़े शहरों में, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, लखनऊ है, तो वहाँ पर जो इनका हेड होगा वो मेयर होता है, और उसका भी चुनाव डायरेक्ट होता है। अब आप पता करिए अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपके यहाँ का मेयर कौन है। इसी प्रकार से म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पंचायत है, इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट छोटे बड़े शहर के आधार पर म्युनिसिपल बॉडीज़ होती हैं। ये न्यूज़पेपर्स की हेडिंग दी गई हैं और इसमें करप्शन की बात की गई, किस प्रकार से करप्शन है, यानी पैसे पे वोट बिक जाते हैं। और कहीं पे चेंज की भी बातें हैं, किसी प्रकार से वीमेन प्रधान्स ब्रिंग विंड्स ऑफ चेंज, लगभग 1 मिलियन वीमेन इलेक्टेड टू पंचायत एक्सेट्रा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कुछ कमियाँ भी हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड में लोकल गवर्नमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये जो आंकड़ा बुक में दिया है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 36 लाख हमारे यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि हैं इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। अब सोचिए आपकी कितना बड़ा आंकड़ा है, और ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज़। देखा जाए तो चुनकर ही आने वाले लोग जो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ में और पंचायत्स में और जिला लेवल पे जो चुनकर लोग आए हुए हैं, उनकी संख्या के लिए देखी जाए तो कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर दिए गए थे, जो हमने 1992 के जो अमेंडमेंट थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उससे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से उस वक़्त पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। ठीक उन्हीं की गवर्नमेंट के समय जो 3 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई थीं, 356 धारा का यूज़ करते हुए दिसंबर में, जब इल्लीगल तरीके से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की वजह से डेमोक्रेसी और डीपेन हुई है। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो पार्टिसिपेशन सेंट्रल लेवल पे होता है जब वो एमपीज़ को चुनते हैं, और स्टेट लेवल पे होता है जब वो एमएलएज़ को चुनते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे भी हम उन्हें पावर देते हैं कि वो अपने ही लोगों में से किसी को चुने अपने ही ऊपर शासन चलाने के लिए, और डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो आप जब नीचे तक इस पावर को लेके आए हैं
तो डेमोक्रेसी डीपेन होती है, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन आपने बढ़ाया प्रशासन में, यानी गवर्नेंस की ताकत आपने आम लोगों को दी। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वीमेंस रिप्रेजेंटेशन, यानी महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ा है, क्योंकि 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई। एट द सेम टाइम, यानी कि डेमोक्रेसी में अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, डिसीजन लेती हैं, अपने क्षेत्र का विकास करती हैं, पावर को शेयर करती हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़, लेकिन कई समस्याएँ भी हैं। यानी ये तो उसका हो गया प्लस पॉइंट, द एडवांटेजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस तो होते हैं बराबर, एंथुसियास्टिकली, बड़े बड़े जोशो खरोश के साथ। ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, लेकिन ग्राम सभा की बैठक बराबर नहीं होती। कागज़ पे तो दिखा दिया जाता है कि हाँ सब लोग बैठे, लेकिन वास्तव में बैठते नहीं हैं। अब जैसे ग्राम सभा बैठेगी तो थोड़ा खर्चा भी होगा, चाय पानी भी होगा। अब आपने कोई बैठक नहीं बुलाई और आपने कागज़ पे दिखा दिया कि आज इतने लोग बैठे और कुछ लोगों को मिलकर सिग्नेचर करा लिए और ये भी दिखा दिया इतना इतना खर्चा हुआ यहाँ पे, मतलब करप्शन। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी भी लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं पंचायती राज व्यवस्था वगैरह में, तो अभी भी स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका है, वो कितनी पावर्स उनको देना चाहती है, रेवेन्यू पावर्स जनरेट करने कितनी देना चाहती है, तो उसमें भी कहीं-कहीं पे स्टेट्स आगे हैं, कहीं-कहीं पे पीछे हैं। नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज़, वही दो उनके खुद के संसाधन नहीं हैं, अब सेंट्रल एड और स्टेट की एड पे डिपेंड करते हैं। वी आर दस स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो गांधी जी का एक ड्रीम था कि हमारे यहाँ स्वशासन होना चाहिए, यानी लोगों के खुद के द्वारा चलाया जाने वाला शासन स्वशासन कहलाता है। तो उस आइडियल से हम अभी भी काफ़ी दूर हैं। इन कमियों को अगर हम दूर करेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आज जनता बहुत ज़्यादा अवेयर है और अपने वोट्स को कहाँ यूज़ करना है, वो अच्छी तरह समझती है। तो जो मेन टेक्स्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है और जो बाकी जो इसमें पार्ट बचा हुआ है उसके लिए हम अलग वीडियो ट्यूटोरियल बनाएँगे, जिसमें हम जो इसमें इमेजेस दी गई हैं, डिफरेंट पिक्स दी गई हैं, उनको हम पिकअप करेंगे। तो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। अगर आपको नोट सीरीज़ देखनी है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप चैप्टर का नेम लिख के और अजीत सर लिखेंगे तो भी आपको वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।